Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History. We will learn and understand the topic and the lesson the Delhi Sultans in this worksheet. As you all know कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने थोड़ा बहुत इस चैप्टर को समझा था और हमने जाना था कि किस तरीके से जो दिल्ली के सुल्तान्स थे, जिनमें खलजीज थे, जिनमें तुगलक्स थे, उन्होंने किस तरीके से अपने एरिया को एक्सपेंड किया, ना केवल नॉर्दर्न इंडिया में बल्कि सदर्न इंडिया में भी उन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड किया, अपनी जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया। अब हम इस वर्कशीट में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानेंगे। So now let's start and understand with me. Here some pictures given of mosques, different mosques which are situated in Delhi. So now let's find what are they. Quwwat al-Islam, Quwwat al-Islam, that is Jama Mosque, Begumpuri Mosque, Mot Ki Masjid, Mosque of Jamali Kamali. All these mosques are situated in different part of Delhi. यानी ये जितनी भी मॉस्क हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, ये सारी की सारी दिल्ली में लोकेटेड हैं, दिल्ली में सिचुएटेड हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि कलेक्ट some useful and other related information related to the period of construction of above shown pictures with the help of your textbook. आपको अपने टेक्स्ट बुक में से इन मॉस्क्स के बारे में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है कि वो किस पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुई, और उसके अलावा भी उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस को गैदर करना है, इकट्ठा करना है। The early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves rather to appointing aristocrats and landed chieftains as governors. यानी जो शुरुआती दिल्ली के सुल्तान थे जैसे इल्तुतमिश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी अरिस्टोक्रेट या जो लैंड चीफटेंस होते थे ना, सूबेदार होते थे या सामंती लोग होते थे, उन्हें गवर्नर बनाने की बजाय जो उनके स्पेशल स्लेव्स होते थे उनको वो उनकी जगह पर अपॉइंट करते थे। They were purchased from military service called बंदगा in Persian. तो उनको क्यों खरीदा जाता था? उन्हें केवल मिलिट्री सर्विसेज में काम करने के लिए, मिलिट्री को सर्विस देने के लिए खरीदा जाता था, और उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहा जाता था। The Khaljis and Tughlaqs continued to use बंदगा and also raised people of humble birth who are often their clients to high पॉलिटिकल पोजीशंस। तो देखिए, जो खलजीज थे, जो तुगलक थे, उन्होंने भी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखा कि वो बंदगाह को यूज़ करते थे, और जैसे उनके जैसे जो छोटे लोग होते थे, जिन्हें वो छोटा लोग समझते थे, उन्हें वो क्या करते थे, उन्हें वो ज़्यादातर हाई पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उन्हें वो जनरल और गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट करते थे। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons. तो जो slaves होते थे, जो उनके clients होते थे, वो किसके लिए लॉयल होते थे, किसके प्रति लॉयल होते थे? वो केवल अपने मास्टर्स के प्रति लॉयल होते थे। बट नॉट टू देयर हायर्स। तो नॉट टू देयर हायर्स का मतलब होता है कि जो उनके आगे जो बच्चे होते हैं, जो उनकी जगह सुल्तान बनते हैं, उनके प्रति वो लॉयल नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? बिकॉज न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। जो नए सुल्तान होते थे उनके अपने ही नए सर्वेंट्स होते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। यानी क्या होता था कि जब भी नए जो सुल्तान बनते थे उनके, तो अपने
सर्वेंट्स होते थे, तो जो पुराने वाले सर्वेंट्स होते थे और जो नए वाले सर्वेंट्स होते थे उनके बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होना भी शुरू हो जाता था। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। देखिए यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अर्लियर सुल्तान्स थे जैसे खलजी तुगलक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया एक टेरिटरी का। और वेरिंग साइज का मतलब होता है अलग अलग आकार की जो टेरिटरीज होती हैं उनका गवर्नर उन्होंने उनको बनाया। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड द देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति। यानी अब उन्होंने क्या किया, जो आर्मी के कमांडर्स होते थे उन्हें गवर्नर बनाना शुरू किया एक पर्टिकुलर टेरिटरी का, और उनकी इन टेरिटरी को इक्ता कहा जाता था और जो उनका होल्डर होता था उसको इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर इक्तास। तो उनके क्या काम होते थे, उनका काम होता था कि जो भी मिलिट्री कैंपेन होगा उसको वो लीड करेंगे और साथ ही साथ जो उनका एरिया है, जो उनका इक्ता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignment as salary. अब ये क्या होता था कि अपनी मिलिट्री सर्विस देने के बदले जो मुक्तीज़ होते थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, कैसे, एज अ सैलरी, यानी सैलरी के रूप में। They also paid their soldiers from these revenues, और यहाँ तक कि इस रेवेन्यू में से उन्हें जो उनके सोल्जर्स होते थे उनको भी पेमेंट करनी पड़ती थी। Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned इक्तास for a short period of time before being shifted। तो वो यही चाहते थे कि कोई भी जो मुक्ति है, कोई भी जो इक्तिदार है, वो एक जगह पर परमानेंटली ना रहे, इसलिए वो थोड़े समय के लिए ही उनको वो इक्तास देते थे और उनको बार बार शिफ्ट करते रहते थे। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, और इस तरीके की हार्ड कंडीशन ऑफ सर्विस जो उनके ऊपर इम्पोज की जाती थी कब होती थी, ख़ास तौर से जो अलाउद्दीन खिलजी था और जो मोहम्मद तुगलक था उसके शासनकाल में। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो भी लैंड रेवेन्यू था उसको स्टेट के अंडर में, स्टेट के कंट्रोल में ले आया। यानी अब जो स्टेट का काम था, स्टेट का ये जिम्मेदारी थी कि वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करे। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टेंस टू लेवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। तो देखिए क्या था कि जो लोकल चीफ्टेंस थे, यानी जो सूबेदार, ज़मींदार जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया और वो जो टैक्स लोगों से लेते थे उस राइट को उनको ख़त्म कर दिया गया। अब तो उन्हें भी टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उसके ज़माने में 3 टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे। फर्स्ट इज़ ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पेजेंट्स प्रोड्यूस। तो सबसे पहला क्या था कि जो भी कल्टीवेशन के लिए वो टैक्स लेते थे जिसको खराज कहा जाता था, और इसके साथ साथ जो उनका प्रोडक्शन होता था उसका भी 50% वो टैक्स के रूप में लेते थे। ऑन कैटल, यानी जो उनके कैटल होते थे उन पर टैक्स लगाया जाता था। एंड ऑन हाउसेस, यानी जो उनके हाउसेस थे उस पर भी टैक्स लगाया गया। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if you were an iqtidar in the Sultanate period, which duties you would had to perform? So my suggestion is the duty of iqtidar or mukti was to maintain law and order in their iqtas, यानी उन्हें अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता था। इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज दे कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी।
तो जो अपनी सर्विस देने के बदले उन्हें जो ये टैक्स मिलता था और जो असाइनमेंट मिलते थे उसको वो सैलरी के रूप में लेते थे। दे ऑल्सो पेड द सोल्जर्स फ्रॉम द रेवेन्यू दे कलेक्टेड, और यहाँ तक कि उन्हें दूसरे सोल्जर्स को भी पेमेंट करनी पड़ती थी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। So there were three types of taxes in the reign of Alauddin Khilji. First is the tax levied on crops was called kharaj, which was about 50% of the peasants' produce. Second is the second tax was on the cattle, and the third tax was on the houses. So now दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है देन वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।